जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग यूनिट 7 कहानी को देखेंगे। कहानी आज हमारा परिंदे निर्मल वर्मा का है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। परिंदे कहानी काफ़ी अच्छी कहानी है, आप इसे पढ़िएगा तो आपके दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रत्येक दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सीख यहाँ सुनने पढ़ने देखने को मिलता है। अब देख रहे होंगे सामने ये तस्वीर जो है, ये निर्मल वर्मा की कहा निर्मल वर्मा जी हैं और काफ़ी इन प्रसिद्धि इनको मिला था। ये विदेशों में भी रहे हैं और इनकी काफ़ी अच्छी रचनाएं हैं, इसे कई तरह के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को हिमाचल शहर के शिमला में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था। कब हुआ था, 3 अप्रैल 1929 को। निर्मल वर्मा जी के पिता का नाम श्रीचंद कुमार वर्मा था। इनके पिताजी का नाम क्या था, श्रीचंद वर्मा। और वो क्या थे, वो ब्रिटिश भारत सरकार में रक्षा विभाग में उच्च पदाधिकारी थे। निर्मल वर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए कर कुछ दिन तक अध्यापन कार्य किया। देखिए, ये हिंदी के छात्र नहीं थे, यह क्या थे, ये एक इतिहास के छात्र थे और इतिहास से आकर के इन्होंने हिंदी में अपना नाम कमाया। इनकी कहानी एक है माया दर्पण, पर फिल्म भी बनी है जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हीनो फिल्म का पुरस्कार मिला है। क्या हुआ, 1973 में उसे हीनो फिल्म का पुरस्कार मिला। कौन से कहानी पे, तो माया दर्पण जो इनकी कहानी है उसी पे बना है। 1988 में इन्होंने 1988 में इंग्लैंड के प्रकाशक रिचर्ड इंटरनेशनल द्वारा इनकी कहानियों का संग्रह द वर्ल्ड एल्सवेयर प्रकाशित हुआ। यूरोप से वापसी के बाद इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया। यूरोप में भी कई देश, इंग्लैंड अमेरिका वगैरह इन्होंने रहा। फिर जब वहां से भ्रमण करने वापस जब आए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में फेलो चयनित हुए। यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें शिमला में क्या हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के लिए इन्हें शिमला से ही क्या फेलोशिप प्राप्त हुआ, जिसे फेलो कहते हैं। 1981 से 83 निराला सृजन पीठ भोपाल। क्या हुआ, 1981 से 83 में निराला सृजन पीठ कहाँ है, वो भोपाल में है। और 84 में यशपाल सृजन पीठ शिमला के अध्यक्ष रहे। यह दो संगठन है जिसके ये अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1988 के आसपास बीबीसी द्वारा वर्मा जी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रसारित हुई। इन पे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होता है, शॉर्ट कहानी किसी चीज को शॉर्ट स्टोरी बना करके दिखाने का जो काम होता है वही उसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। 20 मिनट 30 मिनट 50 मिनट का ऐसे रहता है, इससे अधिक का नहीं रहता, लगभग इसके आसपास का रहता है। बाद में क्या हुआ कि बाद में इन्हें फेफड़े की बीमारी के कारण 25 अक्टूबर 2005 में दिल्ली में इनका निधन हो गया था। 1929 में इन्होंने जन्म लिया, 1929 में इनका जन्म हुआ और 2005 में इनका मृत्यु हो गया। कब हुआ था, 2005 में, यानी 70 5 75 लगभग 76 वर्ष तक, मान लीजिए 76 वर्ष तक ये जीवित रहे। निर्मल वर्मा के बारे में कृष्णा सोबती, देखिएगा एक बहुत अच्छी आलोचक लेखिका रही हैं कृष्णा सोबती। वह निर्मल वर्मा के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं कि निर्मल वर्मा जैसे कई साहित्यकार जीवन के अंतिम समय में जिस परेशानी से गुजरे उसे देखते हुए साहित्य सृजन को एक कोष का निर्माण करना चाहिए ताकि साहित्य सेवा करने वाले कोई व्यक्ति फिर इस दौर से ना गुजरे। देखिएगा, जैसे हम फणेश्वरनाथ रेणु के विषय में भी पढ़ रहे थे तो उनका अंतिम समय में जो मौत हुआ ऑपरेशन के दौरान गड़बड़ी होने के कारण हुआ। टीबी रोग था, बाद में ऑपरेशन हुआ तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी मृत्यु अंतिम समय में बड़ा ही दर्दनाक हुआ है, पैसे के अभाव में, आर्थिक अभाव में। तो उन सबको दृष्टि में रखते हुए कृष्णा सोबती बहुत अच्छे सलाह देती हैं, किसे, तो साहित्य समाज को। नामवर सिंह फिर क्या कहते हैं, नामवर सिंह यही है हजारी प्रसाद के शिष्य हैं। उनकी अधिकांश कहानियां अतीत की स्मृति है। क्या हुआ, उनकी जो अधिकांश कहानियां जो है, अतीत मतलब पुराना इतिहास में चले, स्मृतियां मतलब यादें। तो उनकी क्या
अतीत की स्मृतियां हैं। अब उनका रचना संसार को हम लोग देखते हैं। अब उनके कुछ हम लोग रचना सं रचना संसार को हम लोग अब देखते हैं क्या है। पहला उनका निबंध शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए ढलान से होना चाहिए था, ढलान से उतरते हुए 1987, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति का क्षेत्र 1991, इतिहास स्मृति आकांक्षा 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 2000, आदि अंत और आरंभ 2001, यह कई बार पूछा गया, आदि अंत और आरंभ, सर्जना पथ के सहयात्री 2005, साहित्य का आत्मशक्ति 1905। अब उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे जो काफी महत्वपूर्ण है। वे दिन कई बार पूछा गया, वे दिन इनका प्रथम उपन्यास है। लालटीन का छत भी कई बार पूछा गया 1974, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989, रात का रिपोर्टर कई बार पूछा गया है 1989, अंतिम अरण्य 2000, यह इनका अंतिम अरण्य जो है इनका अंतिम उपन्यास है, यह भी कई बार पूछा गया है। इनका नाटक में इन्होंने नाटक विधा सिर्फ एक रचना की, 3 एकांत 1976 में। कुछ इनका यात्रा संस्मरण है जो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कई बार चिड़ों पर चांदनी 1962 कई बार पूछा गया, हर बारिश में 1970, धुंध से उठती धुंध, धुंध से उठती धुंध, धुंध से उठती धुंध होना चाहिए था 1996। टाइपिंग करते इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हो जाती है, इसे आप लोग सुधार करके अच्छे से नोट कर लेंगे। इनको बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान मिला था। साहित्य जगत के एक मूर्धन्य कवि कह सकते हैं, एक ऐसा सितारा थे जो हमेशा जब तक जीवित रहे साहित्य जगत को सूर्य की रोशनी की तरह वो साहित्य जगत को चमकाते रहे, उन्हें एक नई रोशनी नई दिशा देते रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कार कच्चे और काला पानी पर 1985 में मिला था। कच्चे और काला पानी कई बार पूछा गया किनकी रचना है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1999 में मिला था। पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मान किया गया था। कब किया गया था? तो 2002 में। मूर्तिदेव पुरस्कार 1995 में। इसके अलावा अन्य पुरस्कार में भी इन्हें शामिल किया गया, जैसे राम मनोहर लोहिया का अतिविशिष्ट सम्मान, साधना सम्मान, साहित्य अकादमी के महत्तर सदस्यता या साहित्य अकादमी से सदस्य भी रहे। और कहा जाता है जीवन के अंतिम क्षणों में निर्मल वर्मा को भारत सरकार के द्वारा औपचारिक रूप से यानी का ऐलान कर दिया गया था, अनाउंसमेंट कर दिया गया था, घोषणा कर दिया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए। तब तक इनकी मृत्यु हो गई। इनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं। आप कई बार देखते होंगे परिंदे जो कहानी है कहीं कहीं 1960 या कहीं कहीं दूसरा कुछ देखने को मिलता होगा। तो परिंदे जो वो कहानी संग्रह 1960 में है, ठीक है, इसको आप याद रखें। बाकी कहानी का भी प्रकाशन वर्ष आगे आपको देखने को मिलेगा। जलती झाड़ी 1965 में, पिछली गर्मियों में 1968 में, बीच बहस में 1973 में, कव्य और काला पानी जिन पे इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह 1983 में, सूखा एवं अन्य कहानियां 1995 में। अब देखिए कि हम निर्मल वर्मा के हमने कहा लगभग रचना संसार उनके विषयों में प्रश्न वहां से भी कई बार आपके बनते हैं, वहां से प्रश्न आ जाते हैं तो लगता है प्रश्न कहां से पूछ दिया, कहानी से नहीं पूछा गया, अलग से बाहर से पूछा, हम लोग उसे गलत कराते हैं। तो उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा निर्मल वर्मा की जो परिंदे कहानी है वह नायिका के रूप में लतिका रहती है। लतिका में आपको एक छोटा सा स्टोरी सुना देता हूं, फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो लतिका है वह है एक शिक्षिका है और एक रेजिमेंट के मेजर से वह जाती है क्लब में, और मेजर से जब बात करती है फिर एक दूसरे से ये लोग समझने स्नेह होता है और स्नेह धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। जब लतिका को उस मेजर से प्रेम हो जाता है तो बाद में अब बहुत कुछ बातें रहता है, ये लोग करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं वक्त के साथ धीरे धीरे बातें होते रहेंगे। और फिर क्या हुआ तो वो मेजर किसी युद्ध में जाने लगता है और कहता है लतिका को मैं जरूर लौट के आऊंगा। वो मेजर युद्ध में जाता है, वो कैप्टन युद्ध में जाता है और युद्ध में जाने के बाद वो शहीद हो जाता है।
जब वो शहीद हो जाते हैं, कभी लौट के नहीं आते हैं, लतिका उसी के प्रेम में आजीवन उसी का इंतजार करती रहती है। वो कभी अपने जीवन में विवाह नहीं करती हैं, वो जीवन में विवाह नहीं करती हैं, और जिस स्कूल में वो पढ़ा रही होती हैं, उस स्कूल के गर्मी के छुट्टियों में भी वो नहीं जाती हैं। ये कहानी जो है वो आपके शिमला के तरफ का ही पहाड़ियों की कहानी है। अब वो गर्मी के ठंडी के दिनों में स्नोफॉल होता है, वो नहीं जाते हैं। अब वो कहता आई लव स्नोफॉल, कई बार देखेंगे यह वाक्य आता है, आई लव स्नोफॉल। और उसी दौरान उनके एक शिक्षक उन्हें लतिका को पसंद करने लगते हैं, शायद उनका नाम मिस्टर हुबर्ट रहता है। जब वो उनसे उनके प्रेम पत्र भी लिखते हैं, और लतिका के पूर्व घटनाओं के विषय में उसे जानकारी नहीं होता है। जब उसे जानकारी होता है तो बहुत पछतावा आता है, लेकिन लतिका कहती हैं चलिए, इतना जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है, कोई बात नहीं। फिर वो अच्छे से रहने लगती। उसी दौरान क्या होता है, एक लड़की रहती है, वह भी एक कैप्टन से मोहब्बत करने लगती है। और एक लव लेटर जब वह उस रेजिमेंट से आता है तो वो लतिका के हाथ लग जाता है। तो लतिका फिर वह उस लव लेटर को अपने पास रख लेती है, उस प्रेम पत्र को। अब बाद में कहती है, उन्हें समझाती है कि देखो ये सब मत करो, तुम लोग यही करने आई है। वो बहुत तरह का चीज, क्योंकि उसे लगता है कि जो मैं दर्द भोग रहा हूँ, वह दर्द ये मेरी बच्ची ना भोगे, ये मेरे विद्यार्थी ना भोगे। लेकिन अंत में सोचती मैं कितना खड़ूस हो गया हूँ, और उसे पुनः वो प्रेम पत्र लौटा देते हैं, और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका, पात्र को भी ध्यान में आप रखिएगा, पात्र है लतिका, ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उनकी छाया एक बेडोल कटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर के कमरे, कितने नंबर के कमरे में, जितने हाइलाइटर किए हुए सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ते और समझते चलिएगा, और आप कॉपी कलम लेके बैठे ही होंगे, उसे नोट करते चलिएगा। कमरे नंबर कितना, कमरे नंबर 7 में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाके का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर फुसर होती रही, फिर दरवाजे की चिटकनी के खोलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमे के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगा। पूछ देगा, लड़कियों के चेहरे सिनेमे के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। यह किस कहानी की पंक्ति? एंड ये कुछ भी अभी पूछ सकता है, इसलिए हर एक बिंदु को आप ध्यान से देखेंगे। कमरे में अंधेरा क्यों रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी छिड़की का आरंभ था। लैंप का तेल खत्म हो गया। पूछ देगा आपसे प्रश्न कि कमरे में अंधेरा क्यों था? क्योंकि लैंप का तेल खत्म हो गया था। मैडम, वह सुधा का कमरा था। कमरा नंबर 7 किसका कमरा था? तो वह सुधा का कमरा था, इसीलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी। हॉस्टल की सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की कौन थी? तो सुधा थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा गया? वो कह रही है, मैडम जो लतिका मैम है, वह कह रही है करीमुद्दीन को तुमने क्यों नहीं कहा कि हमारे यहाँ तेल खत्म हो गया, आप तेल ला के दे। करीमुद्दीन क्या है? तो वहां का नौकर है, चपरासी, उस हॉस्टल का, उस स्कूल का। कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी का फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी, वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। करीमुद्दीन कौन था? हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल होने की किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाह दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वह बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे एक सेकंड। हम्म
सबके चेहरे परिचित थे। हमने यहाँ तक देखा पास पास एक दूसरे से सटकर बैठे थे, चलो सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीली मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? अर्थात जूली किसी दूसरे ब्लॉक की लड़की थी। तो एक सुधा नाम की लड़की का नाम आया, दूसरा जूली, दोनों को आप लोग याद रखिएगा। सुधा हॉस्टल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। जूली खिड़की के पास पलंग के सहारे सिरहाने बैठी थी। उनने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिया। नाइट रजिस्टर पर क्या हुआ? दस्तखत कर दिया। हाँ मैडम, वो कहती है हाँ मैडम हमने दस्तखत कर दिया। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम कल से छुट्टी शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर, और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखने लगी। तीसरी लड़की कौन है? तीसरी लड़की हेमंती है। देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। तो गाने का प्रोग्राम किसका है? हेमंती का। मैं कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान से जो भी हाईलाइटेड बिंदु है उनको जरूर आप लोग नोट करिए, क्योंकि वो सारे महत्वपूर्ण हैं। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है। लतिका को उलझन मालूम हुई। इसमें यहाँ आकर उसने इनके मजे में किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खास अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों से घिरा पार कर सदियों की छुट्टी की गोद में सिमटा जाता उसे कभी याद नहीं आता। हिल स्टेशन में क्या होता है, गर्मियों और सर्दियों में उसे छुट्टी नहीं मिलता है, लेकिन ठंडी के दिन में छुट्टी मिलता है, क्योंकि उसमें स्नोफॉल होने लगता है। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर को गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? वो कह रही है मेरे संग कोई भी। ये कौन कह रही है? लतिका कह रही है कि मेरे संग कोई भी स्नोफॉल देखने नहीं ठहरेगा। मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। यह बात कौन कहती है? लतिका कहती हैं आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियों उसे स्नेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का सहाय झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपनों में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तो वो कह रही हैं जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। और यही जूली वो लड़की हैं जिनका प्रेम पत्र कहाँ, उस आर्मी कैंप से आया था। यही जूली वो है, इन्हीं का। यही किसी कैप्टन से प्यार करने लगा। लतिका ने अपने पीछे दरवाजे बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारों की सीढ़ियां नौ उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों से संग संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर वह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के एक सेकेंड। लतिका के दिमाग
शायद कोई पंक्ति यहाँ छूट गया है। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्ते सड़सड़ हवा के झोंके कभी तेज। अच्छा हाँ, लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक गया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर में बंधी है, जिसकी गांठ धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चरचराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वो भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधे पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुबर्ट के संग। देखिएगा, एक दो पात्र यहाँ, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुबर्ट। मिस्टर हुबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और हुबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ा। लतिका ने दो चार सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। लतिका ने क्या, वो दो चार सीढ़ी नीचे उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर हुबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। हुबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहां अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर के होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर हुबर्ट? यही वो मिस्टर हुबर्ट है जिन्होंने प्रेम पत्र लतिका को दिया था। मिस्टर हुबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दिया। इसने पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर हुबर्ट शॉपों की जिसमें मिस्टर हुबर्ट शोपा और चायकोस्की के एक छोटा सा, हाँ, चायकोस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफी पी जाएंगे। और इसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए उन्हें हम सब मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खिल गई। देखिए, इससे यह पता चलता है कि वह कन्फेस करेंगे। या क्रिश्चियन का मतलब, क्रिश्चियन लोग जब होता है ईस्टर मंडे या वगैरह, जब भी साल में एक बार शायद होता है, उसमें कन्फेस करते हैं कि हमने जो पाप किया मुझे माफ करना। उन लोग का अपना रीति रिवाज होता है। डॉक्टर, मुझे माफ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़ अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे वर्मी थे। डॉक्टर मुखर्जी क्या थे? वह आधे वर्मी थे, जिसके चिन्ह उनके थोड़ी दबी हुई नाक और छोटे चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद, वर्मा देश जो है हमारे पड़ोसी, वर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल के हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। वह क्या थे? कॉन्वेंट स्कूल। देखिए, वो डॉक्टर मुखर्जी क्या थे? वो प्रैक्टिस भी करते थे किसी प्राइवेट से डॉक्टर वगैरह के पास जा करके, या क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक ही कहें अच्छा रहेगा। वहां जाके वो प्रैक्टिस भी करते थे। और कॉन्वेंट स्कूल था जिसमें सब लोग पढ़ाते थे। ये भी क्या वहां पढ़ाते थे? हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बाद में यह उनकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई वो बताते हैं, लेकिन लोगों का अनुमान था कि रास्ते में आते हुए उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते।
बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले वह एक दफा वर्मा जरूर जाऊंगा। यह इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। तो वह पूछ देगा किन की इच्छा थी कि मरने से पहले एक दफा वर्मा जाऊंगा। डॉक्टर मिस्टर हुबर, डॉक्टर वर्मा, लतिका। तो किनका था? डॉक्टर का था, डॉक्टर मुखर्जी, इनका पूरा डॉक्टर मुखर्जी। और अब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सा छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता है कि डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सुखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। आपसे पूछा है कौन सी बीमारी का यहाँ जिक्र हुआ है, तो होम सिकनेस। छत पर मेज और कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में पार्कोलेटर में कॉफी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 दिन वर्षा में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। पहले कौन सा स्प्रिट लैंप पहले चलता, जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 साल से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, हुबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटे हुए बाहर लॉन की तरफ देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। लतिका कुल कितने मोमबत्तियां अपने कमरे से ले आई, तो 2 मोमबत्तियां मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी से इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर तक फैली पहाड़ियों की घाटियों की सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुशक सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड, देखिए एक और पात्र कौन आया, मिस वुड। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। आपसे इस पंक्ति से भी प्रश्न किया जा सकता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या जरूरी है लड़कियां फादर एलमड का स्मरण सुने? हुबर्ट ने कहा। मिस्टर हुबर्ट, डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन, क्या कहा जा रहा है कि हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही दो प्रोग्राम होते हैं। पहला कौन, चैपल में स्पेशल सर्विस, और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया। लतिका को क्या हुआ, पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमायूं रेजिमेंट, किस रेजिमेंट के सब लोग वहां अफसर थे, तो कुमायूं रेजिमेंट, इसे याद रखिएगा। कुमाऊं रेजिमेंट के अफसर से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापिस बार की ओर आ रहे थे, तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उस समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी है। यानी कि आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता, मिस लतिका को मेजर गिरीश नेगी से किन्होंने परिचय कराया था, तो किन्होंने कराया था, डॉक्टर मुखर्जी ने कराया था। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी है। विलियर्ड्स रूम से आते हुए हंसी ठहाके के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी का कुछ गर्म बूंदें उनकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा रीतापन घिर आया है।
हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क यूपी रोडवेज, कहाँ का वर्णन देखिए, यहाँ आया यूपी रोडवेज का वर्णन है, इसे भी याद रखिएगा। यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छाया घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगे? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर के सवाल हवा में टांग रहा। उसी क्षण पियानो की शॉपों का नॉकटर्न हुबर्ट की उंगलियों के नीचे फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में खुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उमरियां भावरों की झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों का झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़कियों से उन्हें देखा, धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वह एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर का आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी, क्या वह बूढ़ी होती जा रही है? उसने सामने स्कूल के प्रिंसिपल मिस वुड, स्कूल का प्रिंसिपल कौन थी? मिस वुड ही स्कूल का प्रिंसिपल थी, इस बात को याद रखिएगा। मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। यानी मिस वुड को सब लोग क्या कह के पुकारते हैं? ओल्ड मेड। ठीक है। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने एक गलीच वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया, कुछ महीने पहले अचानक उसे हुबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। यानी कि मिस्टर हुबर्ट ही प्रेम पत्र देने वाला व्यक्ति है। किसे? लतिका को दिया था। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था, जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे हुबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई, किंतु भीतर भीतर प्रसन्नता हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। हुबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई केवल ममता। देखिएगा, हुबर्ट का प्रेम पत्र पढ़ के उसके अंदर कैसा भाव आया था? तो कोई उसे क्रोध नहीं आया, आया केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगाती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पास विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो हुबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। हुबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी? उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस मंडराती रहती है, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती। उसे लगा जैसे बादलों की झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांग फिर निर्जीव स्थिर सा हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का एक कस लिया और कहती, सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हुबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ गया। अंतिम सुरों को झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तीरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लग रहा है।
हुबर्ट का स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से सजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो हुबर्ट? डॉक्टर ने कहा। हुबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फेलोशोफाइज फेलोशोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाया लीन पर गिर रही है। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूं, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मैं कभी कभी सोचता हूं, इंसान जिंदा किस लिए रहता है भाई? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहां पड़ा। मुखर्जी जो बर्मा के थे, वो कह रहा हजारों मील अपने मुल्क से मैं यहाँ दूर पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता? यहीं शायद मर जाऊं। हुबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया, एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है। इंपॉर्टेंट। हुबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वो अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझसे एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? हुबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बीला नागा क्लब, देखिए कौन सा क्लब? बीला नागा क्लब, याद रखिएगा, जाया करती थी। ग्रीस नेगी, यह भी नाम इंपॉर्टेंट है। ग्रीस नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझसे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उसे मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूं, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता है? लेट द डेट डाई, लेट द डेट डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली से शून्यता भरी थी। कौन? गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? हुबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे शायद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था, इतनी अर्थहीन और उपासहास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है पागल। मरने वालों के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। क्या कहते हैं? वह तो बच्ची है पागल, मरने वालों के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। इंपॉर्टेंट। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन हुबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर हुबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ों नाले का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमायूं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो हुबर्ट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूं डॉक्टर, गुड नाइट।
अच्छा चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। हम्म, अच्छा गुड नाइट यहाँ तो हो गया। गुड नाइट हुबर्ट, मुझे माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। सुबह बदली छाया थी। लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुमाया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठुठरी ठुठरती हुआ अ, ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। स्कूल से ऊपर चौपाल जाने वाली सड़क सड़क बादलों में छिप गई। केवल चेपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर वह दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखांशा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा करीमुद्दीन चाय का ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री अर्दली में रह चुका था। करीमुद्दीन कहाँ रह चुका था? नौकरी, यहाँ नौकर होने से पहले करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। इंपॉर्टेंट। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जाकर वह सो चुकी है अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए, लेकिन मिटाने के लिए। लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है? बड़े दिन में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बंगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर गंजे सिर पर दोनों तरफ एक उसके बाल खिजाव लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींच तानकर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफा तो यहां लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुआली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई थी। इतनी बर्फ थी मैम साहब कि पेड़ की टहनियां तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसी। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटों में ही सारे सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब तो सब उजाड़ हो गए हैं। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बात सुन रहे हैं, जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टी में इस साल भी यहीं रहेंगे मैम साहब? दिखता तो ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग कर होना पड़ेगा। क्या कहती हो मैम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत का मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों में टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रा उठाता हुआ बोला, हुबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई है। मिस्टर हुबर्ट की तबीयत खराब हो गई है। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें मौसम रास नहीं आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल चले जाएंगे।
करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि मिस्टर हुबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंग रहे और खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। हुबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमसा दयनीय हो जाता है, तब लगता है कि वह अपनी मूक निरीह याचना में उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है न उसे अपनी विवशता की सच्चाई देने का साहस होता। उसे लगता है कि इस जाल से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस तीरे को पकड़ती है, वह खुद एक गांठ बनकर रह जाती है। बाहर बूंदाबूंदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खटखट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को ताह कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु वह कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले आए। इन दिनों सस्ते दामों में सूखी लकड़ियां मिल जाती है। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कंपकपाती जाड़ में भी उसे खिड़की खोलकर सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए उन्हें कभी कभी मिस वुड के खाली कमरे में चोरी छिपके सोने चली जाया करती थी। किनके कमरे में चली जाया करती थी? मिस वुड के कमरे में चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदीले सोफों पर लेटते ही आंखें लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड से इतने नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल यानी कितने स्नोफॉल का छुट्टी कितने दिन का होता था? 2 महीने के लिए होता था। 2 महीने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती। वह तो पिछले साल गुसल खाने में भीतर की सांकली देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा सा डर लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और सारा हॉस्टल कमरा शाय शाय करने लगता है। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती, तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाई रखती। बातों में जब खोई सी वह सो जाती, तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वो डॉक्टर को बुलवा भेजती और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका ने कंधे से बालों का गुच्छा निकालकर उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत के ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लॉन में गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की के सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें छिप गई। उसे जितने काम याद आते हैं, उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं, जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़ जा रही थी। उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों में उबती नहीं, धीरे धीरे सब निपटाते जाते। कोई गलती इधर उधर रह जाती, सो बाद में सुधर जाती है। हर काम की किचकिच हो रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है, तब मन उचटा सा
हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमते हुए कभी इस कमरे में जाती और कभी उसमें। वह नहीं जान पाती अपने से क्या करें। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव में पूछ बैठता है, मिस लतिका छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब वह क्या कहे? डिंग डांग डिंग, डिंग डांग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्तियों में कुमायूं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदारी आवाजें स्कूल चैपल के दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेसेड आर द मीक, फादर एडमंड। ब्लेसेड आर द मीक पूछेगा यह पंक्ति किन्होंने कहा है, तो फादर एलमंड ने। एक अक्षर चबाते हुए खंखारते स्वर में सर्मन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडल ब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रही थी। पिछले लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे में घुसुर फुसुर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बड़बड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी, प्रेयर बुक उठा ली। हॉल में खामोशी क्षण के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे ढकेला। बेंचें फर्श पर रगड़ रगड़ खाकर सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर ब्रिकुटियां चढ़ गई। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई दिया। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द लॉर्ड, ही हैड followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life। डॉक्टर मुखर्जी ने उब और उकताहट से भरी जमाई ली। अब यह किस्सा खत्म होगा। उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती है और वह धीरे धीरे अपने मूंछों को खींचता रहता। फादर एलमंड के वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफेद चोंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते। अगर धोखे से वह ऊपर उड़ गया तो लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चैपाल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंजें हवा में शेष रह गई थी। हिम नंबर 117, इसको भी याद रखिएगा, हिम नंबर 117। फादर के प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्ने के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे के बेंच पर उठकर होबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कोयर में सॉन्ग पियानो बजाना पड़ता था। हुबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपने घबराहट छिपाने के लिए हुबर्ट हमेशा ऐसे ही किया करता था।
कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए अपने कप कांपते हुए हाथों से हिम बुक खोली। लिक काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी हुबर्ट की लंबी पीली उंगलियां खुलने सिमटने लगी। कॉयर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुथकर कोमल और संदिग्ध लहरों में बिंध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचा लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने मिस्टर हुबर्ट को यहां आने से मना किया था, फिर भी वह चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद आई। रात भर हुबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था। कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके हुबर्ट के चेहरे को एक झलक पाने का विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल हुबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश के एकाध शून्यता में बिखरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चेपल की एक लंबे चौकरे शीशों पर झिलमिलाती रही, जिसकी एक महीना चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्ती का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगा है। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का परिचित मर्म कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए एक भ्रम हुआ कि चेपाल का फीका सा अंधेरा उसे छोटे से प्रेयर हॉल के चारों ओर कोने से सिमटता हुआ उसके आसपास घिर आया है, मानो कोई उसके आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहां तक ले आया हो और अचानक उसकी आंखें खोल दी हो। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न हो रहा हो। चेपल चेपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सुडोल हाथ और पियानो। एक सेकंड, हाथ और पियानो के सुर अतीत के धुन भेदते हुए स्वयं के धुंध का भाग बनते जा रहे हों। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना। चेपाल के शीशों के परे पहाड़ी में सूखी हवा में झुकी हुई बीपिंग विलोज की कांपती हुई टहनियां, पैरों तले चीड़ के पत्ते की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चोड़ों उठे हुए सबल कंधे। अपना सिर वहां टिका दो तो उसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोयर, यह नाम उसने रखा था। वह झेंप कर हंसने लगा। चार्ल्स बोयर नाम किसका था? तो ग्रीस का था, ग्रीस नेगी का। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह बात वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कभी रहूंगा, कभी कहूंगा, वह कभी कभी नहीं आया। बिरूसंस का लाल फूल लाए हो? नो, झूठे। खाकी कमीज के जिस जेब पर बेज चिपकाते थे, उसमें से मुसा हुआ ब्रूस का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया। अभी खिला कहाँ? उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी और उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्र मुग्ध सी वैसी ही खड़ी रही।
उसने सिर पर ग्रीस का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी, बिंदी पर उड़ते हुए बाल है। ग्रीस ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया है लतिका। ग्रीस ने चिढ़ाते हुए कहा, मैन ईयर ऑफ कुमायूं, मैन ईटर ऑफ कुमायूं। उसका नाम ग्रीस ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। क्या नाम रखा था? मैन ईटर ऑफ कुमायूं। इस नाम को भी याद रखिए। हाइलाइटर जितना किया हुआ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से देखिएगा। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया था? ना, मैं कुछ नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीने में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही, किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो ग्रीस कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के सुर में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। होबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे ध्यानमग्न प्रशस्त मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? हुबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर से थकान उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही हैं। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती हैं। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गांव को समेट लिया और प्रेयर बुक को बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः बंद पड़ने लगा। होवर्ड की उंगलियां ढीला पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड का ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज का कार्यक्रम में कुछ अवश्य परिवर्तन करने पड़े। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं है। पिकनिक के लिए कहाँ जाना होता था? झूला देवी के मंदिर, वहीं बना था प्लान। तो झूला देवी मंदिर नहीं जाना हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होगी। कहाँ होगी? मिडोज में। जाना कहाँ था? तो झूला देवी के मंदिर के पास। सब लड़कियों का दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मिडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा? कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरजे हैं, सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप से नहाता नीला आकाश धुंध से ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। विपिंग विलोज की धीमी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई। नाश्ते के लिए अभी पौने घंटा पड़ा था और उनमें से अभी कोई लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं था। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे इन चंद बचे कुछ क्षणों में अनुशासन के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुल गपाड़ आखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा योजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा। कॉरिडोर के जंगलों पर अपनी छड़ी लटका कर वह बोली, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही है और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। कौन कौन? मिस लतिका और डॉक्टर मुखर्जी दोनों कहीं नहीं जाते, दोनों इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर
फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया? फादर क्यों अच्छा, क्यों छेड़ दिया? डॉक्टर मुखर्जी छुट्टी में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर मुखर्जी क्या है, वह छुट्टियों में कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है। 2 महीने की छुट्टियों में वर्मा जाना काफी कठिन है। फादर, मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड को पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं। मुझे लगता है मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकते हैं। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मैं स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएगी। और सच पूछे तो मिस वुड डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्ची थोड़ी है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल में ऐसी दकियानूसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलमंड कुछ हतप्रभ से हो गए। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो आप तो जानती हैं, मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती। वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर। ईश्वर आपकी आत्मा को उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपने दोनों बाहों में से क्रॉस किया। फादर एलमंड ने मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ नहीं हुआ कि उसने आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी उसे कभी नहीं पटती थी। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पटती थी। इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोला, प्रोग्राम अपने यूं ही बदला। मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? हुवर्ड जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चक चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर से चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो की संगीत से सर रुई की छुई मुई रेसों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से उनके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता है। दिल दिल का धड़कना क्या तेज हो जाता है। और उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। अब चेपाल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था, हुबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो की हर नोट चिरंतन खामोशी और अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता हुआ, तराशता हुआ एक फूला सा अर्थ खींच रहा। गिरता हुआ हर पोज, यह पंक्ति हमें इंपॉर्टेंट लगा। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं को कोई पगड़ी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपने बची कुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं इसलिए कि मरकर भी जीवित एक दूसरे के सुर लय हो जाती है। इंपॉर्टेंट पंक्ति। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसी ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछा पर वह चुप रहा।
कौन सी ऐसी बात है जिसे जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं तक मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं। हुबर्ट ने देखा, लड़कियों की कतार स्कूल के हॉस्टल से जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उसका रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉक और सफेद पट्टियां चमक रही है। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका के गुलाब को फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया कि कंटोनमेंट ने 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर हुबर्ट। हुबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाई खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? हुबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुई थी। कुमाऊनी कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका हुआ गेहूं रंग कहीं कहीं हल्की सी गुलाब हो आया था, मानो बहुत धोने पर वह गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे हों। उनका कैसा चेहरा था, इन सब चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहां से भी पूछता किस कैसा था, लंबा चौड़ा, गोरा, रंगा, काला, कैसा था, श्यामल, यह भी आजकल प्रश्न पूछने लगे हैं। उन लड़कियों के नाम नोट करते थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर हुबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है। वहां रुक कर भी क्या करूंगा? आप स्कूल की ओर जा रही हैं? चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो पोलो ग्राउंड का चक्कर काटती हुई पगडंडी से नीचे उतरने लगी। हवा तेज हो चली। हवा क्या हुआ? हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते पर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगते जाते थे। हुबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्होंने बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता है। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रही। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में वो बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। हुबर्ट की सांसें चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ बहुत पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमिट्री के दाएं ओर मुड़े तो लतिका हुबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ा हो गई। उसे याद आया, छुट्टियों के दिनों में जब वह कभी कमरे में अकेले बैठे उसका मन उब जाता था तो अक्सर वह टहलने के लिए सिमिट्री तक चली आती थी। उसने तटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ के ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी। उनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गोल गोल बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़कों पर बच्चे क्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जब मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता, वह लतिका को बर्फ में खोए रास्ते को खोज निकालने में होता। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से हुबर्ट का चेहरा कुम्हलाता गया। माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूं? हुबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्या बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन की बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो गई।
कोई खास बात नहीं, वह पुराना दर्द शुरू हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए हुबर्ट छाती सीधी करते तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। वह सुबह आए थे, उनकी बात कुछ समझ नहीं आती, हमेशा दो बात एक दूसरे से उल्टी कहते हैं कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूं तो भला इसकी क्या जरूरत है। हुबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर हुबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा, अच्छे भले आदमी तक बिस्तर पर हो जाते हैं। हुबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा दिलाने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं डर ही गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेले क्या करूंगा। स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता। सच पूछो तो दिल्ली, एक देखिएगा एक शहर का जिक्र आया, दिल्ली। दिल्ली में ये 2 महीने छुट्टियों का काटना बहुत दूभर हो जाता है। मिस्टर हुबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रकें कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। हुबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अनमुनी सी खुली रह गई, मानो पलकों पर एक पुराने फूल सा सपना सरक आया हो। मिस्टर हुबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया, उनके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घिराया। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर हुबर्ट, तब मैं बहुत छोटी थी। न जाने कितने बरस बीत गया। मेरी मौसी का विवाह वहीं हुआ था। यानी कि पूछ देगा लतिका का कौन दिल्ली में रहता है, तो उनकी मौसी का विवाह वहां हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। मिस्टर हुबर्ट का अपना घर कहाँ है? दिल्ली है। बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन अब सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे। सबसे ऊंचे मंजिल से हमने नीचे झांका, न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरी हुई खिलौने से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी। पूछ देगा ऊपर से उन्होंने क्या फेंका था, तो मूंगफलियां फेंका था। दिल्ली में ऐसे कौन सी स्मृतियां जो इन्हें याद है, तो कुतुब याद है। लेकिन हम बहुत निराश हुए थे, क्योंकि उस उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तक दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा के वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छाएं नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बरून्स का लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियां में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। वह मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो चुका हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता, लॉटरी डाली जाती और रात को देर तक नाच गान होता रहता। नए साल के दिन कुमायूं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती, रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजाता है। फौजी अक्सर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता मिस्टर रॉबर्ट। फिर कुछ दिनों बाद विंटर मोहक के लिए अंग्रेजी
टूरिस्ट आते हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापिस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों का बर्फ पिघलने लगती है, छुट्टियां खत्म होने लगती है, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं। मिस्टर हुबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई थी और कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा हुबर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिटपिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह अपनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ करना मिस्टर हुबर्ट, कभी कभी मैं बच्ची की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, हुबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका हुबर्ट के भारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर हुबर्ट? वह पत्र उसके लिए मैं लज्जित हूं। उसे आप वापस लौटा दें। समझ लें कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका कुछ समझ न सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई हुबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। हुबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो। मिस्टर हुबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर हुबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उनका चेहरा सफेद हो गया। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मिजोज पगडंडियां पत्तों छायाओं से घिरे छोटे से द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक के काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनियां, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मिडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफेद रिबन सा दिखाई देता है। यहाँ पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लकड़ियां हिचकोले खाते हुए चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दियासलाई को दबा दिया, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्ते के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों से गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शकर पारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल के आग कभी देखी है? मिस वुड एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता था। दुर्भाग्य से ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। कहाँ था? किस शहर से? वह रंगून से आया था। रंगून शहर को देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर उनका उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए।
उनकी आंखें मुंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल आई। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब वर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है पीवीआई। कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड? जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाता। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चले जाऊंगा। जड़ें कहीं भी जमती तो कुछ पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा डॉक्टर की उच्च श्रृंखल, लापरवाह और स्तन की समझती रही, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उनका विश्वास है। न जाने क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, यह उन्हें याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफी चमक सकता था। इसलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन के गोला और सिलाइयां निकाले, फिर उसके नीचे से अखबार और लिपटा हुआ चौड़ा कॉफी का डब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविच और हैडनबर्ग दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में कॉफी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफी ठंडी हो गई है। डॉक्टर लेटे लेटे बड़बड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुक कर देखा, वह कोहनी पर सिर टिकाए सो रहा था। ऊपर का होठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा हो। उनकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मेरी व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी, देखिएगा एक और लड़के का यहां नाम आया मेरी, ने अपनी चंचल चपल आंखों ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी दूर खींचता चला जाता था। आई वॉन्ट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह छूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियां छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गई। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊँघता सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका झोंका, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उठकर नाले के किनारे बैठ जाता था। पानी के सिर डुबोता था, फिर उबकर हवा में दो चार निरुद्देश्य चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सी कुछ आवाजें नीरवता के हल्के छीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती है। मुख लहरों सी हवा में तीरती है, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत कर जाता है। देखो, मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली का बॉब हेयर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था। मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि रात में वह डॉक्टर के कमरे टेरेस पर देर तक बैठी रही और भीतर हुबर्ट पियानो पर शॉप का नो कटन बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से
अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय से परिणत होने लगा। लतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक नीली लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसका चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर वह एक क्षण के लिए उसका हाथ कांप कर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहता है। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपने स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफे दिखाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो गया। जूली ने अनमाने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ भी नहीं बोली। उसका उद्भ्रांत उखड़ी सी आंख लतिका को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफेद पड़ गया। लिफाफे पर कुमायूं रेजिमेंट सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाहें सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी और उसने उन पर विश्वास नहीं किया। जूली, तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होंठ कांपे, उसके आंखों में निरीह याचना का भाव घिर आया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टी के बाद बातें करूंगा। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे को देखा, कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट आई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं खुश क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम हूं? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूं? शायद, कौन जाने, शायद जूली को यह प्रश्न परिचित हो, उन्हें अनुभूति से, जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से सजो कर संभाल कर अपने को छिपाए रहती है, एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा पीड़ा लिए है। पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ती ज्वर की खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देती है। यहीं इसी देवदार के नीचे उसे यही लगा था। जब ग्रीस ने पूछा, तुम चुप क्यों हो, वह आंखें मूंद सोच कहाँ रही थी, जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भींचा था। बहका सा पागल क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो ग्रीस की निर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक अतीत का एक दुख स्वप्न की मानिंद टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों की क्लिप से ग्रीस के नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट टूट जाता था। तब ग्रीस ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा। जब कभी कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा हो जाता तब वह हंसती और ग्रीस की कांपती हाथ और भी कांप जाता। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वह भूलना भी नहीं चाहती, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथों से छीन लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगी। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दूर धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती, अभी उसे खोज ही रही है कि वह अभी मिला नहीं। जिस स्थान पर वो खिलौनों को रखा होता वो जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में उसे खोजने को उपक्रम करती।
तब खोई हुई चीज याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीना महीना बीता बीते जाते हैं, वह उलझती रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है, धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है, किंतु जैसे किसी पुराने तस्वीर को धुंध भरे शीशे को साफ कर रही हो। वह वैसे दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर गलानी होती है। फिर वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो भरता जा रहा है। खुद ब खुद उसकी खामोशी खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अदमिटे नाम लतिका की ओर निस्तब्ध निरीह भाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे में नाले पार पार से खेलती हुई लड़कियों के आवाजें गूंज जाती थी। व्हाट टू डू वांट, व्हाट टू डू वांट। तितलियां, झिंगूर, जुगनू, मिडोज पर उतरती हुई सांझ की छायाओं में पता नहीं चलता कौन आवाज उसकी है। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग पहचाना जा सकता था, वे एक स्वर की अविरल धारा में खुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा। झाड़ियों के ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं है। मिडोज के झरने का गड़गड़ाहट स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में झापेट से ट्रेन गुजर गई हो, और देर तक उसने सीटियां और पहियों की चित्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे पर चढ़ती आ रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वह अजीबो गरीबों चीजों बटोर लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख की बालों को लगाए हुए थी, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटे से बेंत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां अपने रुमालों में नीले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिशत भरकर मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड से छिपाकर एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों को टीले के संग आगे निकल गई। मिडोज से पक्की सड़क 3-4 फलार्ग पर चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ युगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? और डॉक्टर को नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली सी मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई है कि खत्म होने को नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब मिस वुड के पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूंछों के कोने को चबाने लगता। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफी का मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरे जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त उस नींद के कारण अधूरे रह गए हैं। और उस दौरान जब दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांज के वृक्षों की कतारें सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए हों। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस नहीं उलझा पड़ा था।
उसके नीचे पहाड़ों की ढलान के पीछे ढलान के पीछे बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, जो मानो किसी की टोह में स्तब्ध ठिठक गई हो। पहाड़ों को ढलने पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, जो मानो किसी के टोह में स्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर ने मिस्टर हुबर्ट के पिकनिक पर नहीं आए। डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च लाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि हुबर्ट की छाती में दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे अपनी ही गंभीरता को अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह हमेशा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूं, किंतु यह बेहतर होगा कि अपने एक बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर हुबर्ट से इस बारे में कुछ कहा? अभी तक कुछ नहीं कहा। हुबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर हुबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी लतिका पर उठा दी। उसने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वह रह रह कर पत्ते सी कांप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ देर जाने पर उनकी आंखों ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोणा बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर उन पक्षियों को देखते रहा। लतिका को याद आया उसे याद आया कि हर आकाश में त्रिकोणा बनता हुआ पहाड़ों के बीच से उसकी ओर आ रहा था। हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते ही बर्फ के दिनों में जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हुबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु इसका कोई उत्तर नहीं मिला। जब अंधेरे में मिडोज के झरने भूतेल स्वर में चीड़ के पत्ते की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था, लतिका हड़बड़ा कर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका हुआ डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बिजली चमकने लगे, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा की थपेड़ों ने धकेल दिए। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गई। जब लतिका अपने कमरे में गई तो उसे कुमायूं रेजिमेंट का बिगुल बज रहा था। अपने कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप का गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हें कपड़ों में तकिए को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका की ओर देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर के पसलियों से चिपटी जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद की बोझ से चिपकने लगी है। मैं चला आता तो मिस्टर हुबर्ट साहब की
तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन के कंधों पर लटके हुए मेले कुचले तौलिया को उतारा और लैंप के शीशों की गर्दन पोंछने लगा। लतिका की अनमुंदी आंखें खुल गई। क्या हुबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं हैं? खुदा जाने इस हालत में वह कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया। वापस आने पर देखता हूँ कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। हुबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने उसे परेशानियों के प्रश्न पर कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर आंच मिचोनी खेलते हुए उसने अपने कमरे में दैया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उससे तकाजा था। अब वह अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचतान खत्म हो गई। जो अपनी है और जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया। जो अपना नहीं वह उसका दुख नहीं, अपने की फुर्सत नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा को कांपते पर्दों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कड़ाने लगी और खिड़कियां धीमी धीमी खटखटा रहा था। कॉरिडोर से अपने अपने कमरे में जाती हुई लड़कियां की हंसी, बातों के कुछ शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा सी 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 स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मुख हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही है। बीच बीच में कोई चिल्ला उठा और फिर वह सहसा आवाज धीमी पड़ गई। मिस लतिका, जरा अपने लैंप को ले आइए। कॉरिडोर में जाने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई। कॉरिडोर अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरी। लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर हुबर्ट ने अपना सिर रख दिया। उसकी एक बांह जंगले के नीचे लटक रहा था, दूसरे डॉक्टर के कंधे पर झल रही थी, जैसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा सा नीचे झुका दीजिए। हुबर्ट। डॉक्टर हुबर्ट का सहारा देकर ऊपर खींचा। हुबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की का तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झिकझोर गया। हुबर्ट की आंखों में सुर्ख डोर खींच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई का गांठ ढीला होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप की सीढ़ियों पर रख दिया और अब दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। In a back lane of the city, there is a girl who loves me. Who loves me? हुबर्ट हिचकियों से बीच गुनगुना उठता था। हुबर्ट, प्लीज प्लीज हुबर्ट। डॉक्टर ने हुबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपने मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन पर तीनों की छाया डगमगाने लगी। In a back lawn of the city, there is a girl who loves me. हुबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधों पर सिर टिकाए धीरे सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? हुबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से जा टकराए, देर तक हवा में गूंजती रही। हुबर्ट पर गुस्सा आ गया। हुबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उसे खींच सा आई और हुबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं हुबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो।
हुबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उसने उसने एक भयभीत बच्चे की सी कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता था। हुबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर से लिटा दिया। हुबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतरवा दिए। जब डॉक्टर हुबर्ट ने टाई उतारने लगा तो हुबर्ट ने अपनी कूहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर का आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो हुबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से हुबर्ट का सिर तकिए से टिका दिया। गुड नाइट हुबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। हुबर्ट ने करवट बदली। गुड नाइट मिस्टर हुबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु हुबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा की तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकहरी हो जाती, तब उनके पीछे से चांदनी बुझती हुई आगे के धुएं से आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर हुबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने के रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब के बार में उन्हें देखा था। मैं न पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहता। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी एक दो मरीज के घर जाना था। कुछ देर तक उन्होंने टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे पहले क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्म धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़ा रहे। कन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन की झिंगुरियों का अनायास स्वर चारों ओर फैल निस्तब्धता की ओर भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिड़ियाहट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर हुबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं, वो मिस्टर हुबर्ट जिसे जानना चाहिए था, नहीं जानना चाहिए था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत और विचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है। देखिए ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी धीरे मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में एक सूखा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को, यह भी इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जौ की तरह से चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। देखिए यह बात वो यहाँ कहते हैं कि बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसों गुजर गया और आज जैसे आप देखती हैं मैं जी रहा हूं। उम्मीद है कि काफी अरसे और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगने लगती है। और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी न झिझकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता? आज भी करता हूं। काज भी करता हूं। लेकिन डॉक्टर लतिका का गला रूंध आया। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद, देखिए क्या कहती है लतिका, डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीजें जो हमें चलाए चलती हैं। हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही है, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया। अच्छा चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस्टर लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे की रेलिंग में सटी खड़ी रही।
हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुराने कंपनियों अखबारों और रद्दी के ढेर लगा दिए थे, वे सब अंधेरे कॉरिडोर में हवा की झोंके से इधर उधर बिखरने लगा था। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते चलते उसने देखा लतिका के कमरे में प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खींच आई है। लतिका को कुछ याद आया। वह बाहर कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लतिका ने दबे हाथ से हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। जूली लैंप बुझाने भूल गई थी। लतिका ने धीरे धीरे दबे पांव जूली के फलक के पास आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप में फीकी आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपने जेब से वह नीली लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। और देखिएगा, एक चीज आप देखिएगा कि कहानी का पहला पंक्ति और प्लस अंतिम पंक्ति, इस दोनों को जरूर याद रखिए क्योंकि यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से आपका प्रश्न काफी बनता है। ठीक है, हम लोग अगला दिन यूनिट 3 या यूनिट 7 का या कोई अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का सेवा करते रहिएगा और जरूर कमेंट करिएगा क्लास आपको कैसा लगा। हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।